गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है बिना सूचना नामांतरण आदेश, हितबद्ध व्यक्तियों के अधिकार क्या होंगे, भूमि विवाद पर अपील, लिखित बहस और सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले। और सन 1975 से लेके 2025 कुल 50 सालों के 18 निर्णय मेरे द्वारा आपके लिए इसी पॉइंट पर निकाल कर रखे गए हैं। इन 18 जजमेंट में जो राजस्व न्यायालय के हैं, राजस्व मंडल के हैं, उच्च न्यायालय के हैं और उच्चतम न्यायालय के हैं, इसमें बताया गया है कि यदि हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना दिए बगैर नामांतरण आदेश तहसीलदार के द्वारा पारित कर दिया जाता है तो उसे विधि विरुद्ध माना जाएगा और उसे निरस्त करके दोबारा उनको सुने जाकर सुनवाई का अवसर दिए जाने हेतु प्रकरण उसमें आदेश पारित किया गया। ये बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो आज के वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम जो सूची में जो मैंने 18 न्याय दृष्टांत आप लोगों के लिए निकाल के रखे हैं उसके बारे में मैं महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। उसके अंदर क्या लिखा हुआ उसकी भी संक्षिप्त जानकारी मैं आपको दूंगा। इसी प्रकार से अपील की ड्राफ्ट भी मैंने आपके लिए तैयार करके रखी है। यदि आपके सामने इस प्रकार का मामला उत्पन्न हो जाता है तो आप उसकी अपील ड्राफ्ट किस प्रकार से तैयार करेंगे और एसडीएम न्यायालय में किस प्रकार से पेश करेंगे। अपील के समर्थन में लगने वाला शपथ पत्र क्या होगा उसके बारे में भी मैंने पूरी डिटेल ड्राफ्ट ई बुक के अंदर तैयार करके रखी है, जो मैं आगे की जानकारी आपको उसमें से दूंगा। लिमिटेशन एक्ट की धारा 5, यदि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमें सूचना नहीं हो पाती है क्योंकि वो बिना सूचना दिए ही नामांतरण कर दिया गया है, कई बार 6 माह साल भर बाद हमें सूचना मालूम पड़ती है। अब ऐसी स्थिति में लिमिटेशन तो हमारी निकल गई, तब क्या किया जाएगा? तो धारा 5 लिमिटेशन एक्ट 1973 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा और उसमें बताया जाएगा कि ये त्रुटि के कारण जो सूचना हमें नहीं दी गई, इस वजह से विलंब हुआ, हमारा विलंब क्षमा किया जाए। इस संबंध में भी न्याय दृष्टांत ये जो 18 मैंने आपको बताए कुल 50 सालों के न्याय दृष्टांत हैं सर। 1975 से लेकर 2025 मेरे खुद के द्वारा तकरीबन 4 से 4.5 घंटे लगे। मैंने 1975 से लेकर 2024-25 तक के तमाम राजस्व न्यायालयों को देखा, उनका अध्ययन किया और इस पॉइंट पर कि हितबद्ध व्यक्तियों को यदि सूचना दिए बगैर यदि नामांतरण कर दिया जाता है तो वो किस प्रकार से विधि विरुद्ध होगा, ये सभी 18 साइटेशन इसी मुद्दे पे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सर इन 50 सालों के बीच के तमाम राजस्व न्यायालयों का अध्ययन करने के बाद मुझे सिर्फ 18 न्याय दृष्टांत मिले हैं जो बड़े महत्वपूर्ण है। यदि आपका प्रकरण भी इससे संबंधित है तो ये न्याय दृष्टांत आपके लिए बड़े उपयोगी होंगे। अपील के साथ, लिखित बहस के साथ आपको पेश करने में और आपको केस को जीतने में बड़ी मददगार साबित होंगे। तो आज के सर वीडियो में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है मैंने आपको बता दिए। साथ ही मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने अपील से संबंधित ई बुक भी लिखी है और वो ई बुक जो मैंने इस वीडियो की लिखी है वो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक में डाउनलोड कर दूंगा। आपको यदि आवश्यकता महसूस हो तो आप उसको वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ई बुक के अंदर से मैं अब आपको आगे की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता हूं जिसमें मैंने आपके लिए महत्वपूर्ण कानूनी न्याय दृष्टांत के साथ ही विभिन्न उदाहरण और महत्वपूर्ण जानकारियां कलेक्ट करके ई बुक तैयार की है। तो आइए सर आगे की जानकारी मैं आपको इस ई बुक के अंदर से प्रदान करता हूं। जैसा कि सर आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, बिना सूचना नामांतरण आदेश, हितबद्ध व्यक्तियों के अधिकार, भूमि विवाद पर अपील, लिखित बहस व सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, ये हमारे ई बुक का टाइटल है और हमारे वीडियो का भी टाइटल यही रहेगा। 1975 से 2025 कोर्ट निर्णय, बिना सूचना नामांतरण, एससी के फैसले एंड 50 सालों के 18 प्रमुख राजस्व निर्णय, ये हमारे वीडियो का टाइटल होगा और थंबनेल भी हमारा यही होगा। अब इसमें मैं सर आपको आगे जानकारी देता हूँ। इसमें शुरू में कानूनी डिस्क्लेमर है और इसमें विषय जो बताए गए हैं, इसमें अध्याय 1 में प्रस्तावना और उद्देश्य है, अध्याय 2 में नामांतरण की प्रक्रिया और विधिक प्रावधान है और अध्याय 3 में हितबद्ध पक्षकारों के अधिकार क्या होंगे और अध्याय 4 में सूचना रहित नामांतरण के विरुद्ध अपील व उपाय, अध्याय 5 में लेखबद्ध बहस भूमि विवाद में पक्षकार की भूमिका और अध्याय 6 में न्याय दृष्टांत। ये 18 न्याय दृष्टांत हैं सर जो मैंने आप लोगों के लिए विशेष तौर से निकाल कर रखे हैं क्योंकि मेरे पास एक प्रकरण आया है जो इसी विषय से संबंधित है। उसकी मैंने एसडीएम न्यायालय में अपील भी पेश की, अपील के साथ लिखित बहस भी मैंने तैयार की और उसी के लिए मैंने 50 सालों के साइटेशन को खंगाला कोर्ट में जाकर लाइब्रेरी में ऊपर बैठ के तब जाके मुझे 18 साइटेशन मिले हैं और ये मैं आपके लिए भी
इस वीडियो के जरिए आपको बता रहा हूं कि यदि आपका प्रकरण भी इसी प्रकार से रिलेटेड है तो आप भी इन न्याय दृष्टांतों का और वो जो अपील ड्राफ्ट है और लिखित बहस की ड्राफ्ट है और धारा 5 का आवेदन है और शपथ पत्र, उन सब का इस्तेमाल आप भी कर सकते हैं। आज का मेरा वीडियो एक आम व्यक्ति के लिए, चाहे वो विधु का स्टूडेंट हो, चाहे एडवोकेट्स हो, सभी के लिए लाभकारी है। तो आइए सर, अब मैं आपको साइटेशन के बारे में तो सर मैं आपको जानकारी आगे दूंगा, लेकिन ये जो मैंने इसकी अपील किस प्रकार से तैयार की जाएगी उसकी जानकारी मैंने अंतिम अध्याय में तैयार की है, अध्याय 9 में। तो हम सीधे अध्याय 9 पर चलते हैं, जहां से सबसे पहले मैं आपको उसकी ड्राफ्ट के बारे में जानकारी दे देता हूं, उसके बाद फिर हम इसके न्याय दृष्टांत पर भी आएंगे। आप देख रहे हैं ई बुक का यह अध्याय 9 है, ये अंतिम अध्याय है जिसमें मैंने अपील का ड्राफ्ट, अपील के समर्थन में शपथ पत्र और धारा 5 लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत आवेदन की ड्राफ्ट तैयार करके रखी है। अपील की ड्राफ्ट में सर, जैसा कि एक आइडियल ड्राफ्ट है, आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे ऊपर न्यायालय का नाम लिखा जाता है और लेफ्ट साइड प्रकरण क्रमांक और इधर उन्मान और शीर्षक लिखा जाता है। नंबर न्यायालय जो आप लिखते हैं तो न्यायालय श्रीमान अनुभागीय अधिकारी महोदय राजस्व और आपका तहसील और जिला आपका जो भी हो, आपको वहां पे वो लिखना है। अपीलकर्ता का नाम, पता और बनाम प्रति प्रार्थी के नाम पते इसमें सर आपको लिखना है। इसके बाद विषय में सर आपको लिखना है, प्रकरण क्रमांक मैंने 00 कर दिया है, पारित नामांतरण आदेश दिनांक 22/12/2020 को निरस्त करने बाबत अपील। ये आप इसके विषय में आप लिख सकते हैं और इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का पूरा प्रकरण क्रमांक आपने लिख दिया है और इससे दुखी व परिवेदित होकर अपील जो अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त करने हैं तो अपील सादर प्रस्तुत है। भाषा शैली थोड़ी बहुत जैसा आपको आपके केस और कंडीशन के हिसाब से हो, आप इसको उस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। चाहे अपील धारा 178 के बंटवारे की हो या नामांतरण की हो या हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना दिए बगैर नामांतरण किया गया हो, अपील की ड्राफ्ट पूरी एक प्रकार की रहेगी। अब इसमें सर मान्यवर निवेदन करके लिखना है कि मैं निवेदन करता हूं कि प्रकरण क्रमांक सर आपको लिखना है पूरा, को पारित नामांतरण आदेश को अवैध एवं त्रुटिपूर्ण मानते हुए निरस्त किया जाए। यह हम निवेदन करेंगे विषय लिखने के बाद, क्योंकि यह आदेश मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता 1959 की धारा 109 एवं 110 का उल्लंघन है। इसमें मैं आपको यहाँ बता दूं सर कि मैंने मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता लिख तो दिया है, लेकिन ये एक आइडियल ड्राफ्ट है और ये ऑल इंडिया में आप आपके केस की कंडीशन और परिस्थिति के हिसाब से इसका यूज कर सकते हैं। आप यदि किसी भी स्टेट के हो तो आपके स्टेट की जो राजस्व संहिता, उसकी जो अपील की जो धारा आप यहाँ लिख सकते हैं और जो नामांतरण की धारा आप इसको वहाँ लिख सकते हैं। बाकी जो आधार तो सर सभी जगह लगभग लगभग एक ही रहते हैं। अब इसमें हम देख लेते हैं और जो आपके कंडीशन के हिसाब से यदि आपको इसमें लगता है तो आप इसमें आप परिवर्तन भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने बता दी तो बिल्कुल यही अंतिम हो गया, इससे बेहतर भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती है। तो आप आपके हालात और परिस्थिति के हिसाब से उसमें संशोधन कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, तथ्य एवं परिस्थिति। ये जो प्रकरण है सर, इसमें जो मामला इस प्रकार से है कि जो अपील मैंने पेश की है ये एक पैतृक खानदानी संपत्ति का विवाद है। अपीलार्थी के दादा के नाम की संपत्ति थी 11.331 हेक्टेयर। उनके 4 पुत्र थे और उसके बाद फिर उनका उत्तराधिकार में उन पुत्रों की शादियां हुई और उनके बच्चे हुए। इसी प्रकार से जो अपीलार्थी था वो उनका पोता है। अब इसमें हमने इसमें पेरा में ये लिखा है संयुक्त पारिवारिक संपत्ति का स्वामित्व। तो ये संयुक्त पारिवारिक संपत्ति से संबंधित अपील है तो इसलिए यहाँ ये लिखा गया है। और यदि आपकी अपील संयुक्त पारिवारिक संपत्ति से संबंधित नहीं है, कोई और रीजन से है, तो आप उस प्रकार से उसमें रीजन का उल्लेख कर सकते हैं। इसमें हमारा मुख्य फोकस है कि यदि हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना नहीं दी गई और नामांतरण कर दिया गया तो वह अवैध और विधि विरुद्ध होगा और उसे निरस्त किया जाके दोबारा उन पक्षकारों को सुना जाकर नामांतरण किए जाने का आदेश किया जाए। इसी संबंध में ये 18 न्याय दृष्टांत भी मेरे द्वारा आपके लिए तैयार किए गए हैं और ये अपील और ये जो वीडियो है इसको बनाने का भी मकसद यही है, मुख्य फोकस हमारा यही है कि हितबद्ध व्यक्ति, ऐसा अक्सर होता है सर तहसील न्यायालय में कि जो जिसमें जैसे कि हितबद्ध व्यक्ति किसे माना जाएगा, जैसे कि खसरा B1 नक्शा राजस्व के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें उनके नाम अंकित होते हैं। अब ये उत्तराधिकारी की भूमि है तो सभी उत्तराधिकारी के तो नाम होंगे ही होंगे इसमें,
साथ ही कई बार ऐसा भी होता है कि कई सालों में बहुत से उत्तराधिकारी उनकी जमीन बेच चुके होते हैं और नए क्रेता उसमें नामांतरण करवा चुके होते हैं, तो वो सब भी उसमें हितबद्ध ही माने जाएंगे। तो इसमें ये हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना देना नितांत आवश्यक है। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं सर, कि इस भूमि पर संयुक्त रूप से काबिज हैं और आज तक कागज पर कोई बंटवारा नहीं हुआ। ये हमने इसमें पैरा क्रमांक 1 में उल्लेख किया है। आपको भी आपकी हालात और जो केस की कंडीशन है उस हिसाब से आपको इसमें उल्लेख करना है। पैरा क्रमांक 2 में हम इसमें पूरा जो है कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, संपूर्ण उनके नंबरों को स्पष्ट करके लिख दिया गया है। 11.331 हेक्टेयर। यदि आपके भी कई नंबर हैं तो आपको भी उसको स्पष्ट करके लिखना होगा। आप देख रहे हैं क्रम, खसरा, नंबर, रकबा, हेक्टेयर और लगान। इसी प्रकार से जब आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो नामांतरण में त्रुटि, अब आपको इसमें दर्शाना होगा कि आखिर नामांतरण में त्रुटि किस प्रकार से हुई है और आखिर त्रुटि की गई है तो क्या त्रुटि की गई है। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, जो जिस त्रुटि को मैंने उदाहरण में लिया है, नामांतरण आदेश में केवल ग्राम पटवारी को पक्षकार बनाया गया है, बाकी सभी वास्तविक धारकों को पक्षकार नहीं बनाया गया। जो धारा 110 की उपधारा 3 तथा नवीन नामांतरण नियम के नियम 27 एवं 07 का स्पष्ट उल्लंघन है, इससे अपीलकर्ता को सूचना तक नहीं दी गई। कहने का मतलब ये हुआ कि सर जो 110 में जो बताया गया है उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि नामांतरण की सूचना हितबद्ध पक्षकारों को डोंडी पिटवा कर और प्रकाशन चस्पा करके की जाएगी और इसके अलावा उनको व्यक्तिगत भी सूचना दी जाएगी। व्यक्तिगत सूचना इन दोनों तरीकों से अलग होगी। मतलब यदि वो सूचना गांव में डोंडी पिटवा दी गई, चौकीदार गए, तहसीलदार के आदेश के पालन में डोंडी पिटवा दी गई, उसके बाद ग्राम की चौपाल पे तहसील में प्रकाशन भी करवा दिया गया कि नामांतरण का आवेदन आया, हम नामांतरण करना चाहते हैं, यदि किसी को आपत्ति हो, तो ये दो के अलावा व्यक्तिशा नोटिस, मतलब नोटिस नायब तहसीलदार महोदय के आदेश से जाएगा और तामिल कुनिंदा उसके घर जाएगा और एक कॉपी उसको देगा और उसके दस्तखत करवा के उसकी प्राप्ति लाकर फाइल में लगाएगा। ये नेसेसरी प्रावधान है, ये व्यक्तिशा सूचना दिए जाने का विशेष प्रावधान दिया गया है और ये आपके स्टेट में जिस भी प्रकार से ये धारा में दिया गया है तो आपको यहाँ पे वो धारा लिखना है। हम अब आगे बढ़ते हैं सर। इसमें नंबर चौथा है कागजी बंटवारा नहीं होने की स्थिति में अवैध कब्जा। अपीलकर्ता भूमि पर लगभग 4.5 बीघा भूमि के भूभाग पर वर्षों से काबिज है। अन्य उत्तराधिकारी उसके और उसकी बहन के हिस्से को छीनने का प्रयास कर रहे हैं। चौथे नंबर पे सर हमने इस बात पे फोकस दिया। यहाँ पे मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बता देना चाहता हूँ कि ये जो 4.5 बीघा जमीन है, ये अपीलार्थी को उसके पिता के द्वारा उनकी जीवित अवस्था में दी गई थी और जब अपीलार्थी के पिता जीवित थे तब उन्होंने मौखिक वाहमी बंटवारा उनके सभी पुत्रों में कर दिया था और ये कह दिया था कि ये जो 4.5 बीघा जमीन है, जिसे घर के पीछे वाली जमीन के नाम से जाना जाता है, ये मेरे इस पुत्र की होगी। और वो उनकी जीवित अवस्था में, मतलब जमीन मौखिक वाहमी बंटवारा करने के बाद भी तकरीबन 10 से 15 साल वो जीवित रहे, 12-13 साल। और इन 12-13 सालों में उन्होंने उनके इस पुत्र को, जिसको जमीन दी थी, उसके साथ ही उस पर खेती भी करवाई, फसल के लाभ भी लिए और इसी पुत्र को उनके द्वारा दिया गया। परिवार के जो 3 अन्य पुत्र थे और एक बहन जो उनकी थी, वो सभी इससे पूर्णतः सहमत थे और किसी के द्वारा कभी कोई आपत्ति नहीं की गई और उस 4.5 बीघा जमीन का उसको बराबर मालिक माना गया। लेकिन जैसे ही अपीलार्थी के पिता की मृत्यु हुई तो दूसरे लोगों के मन में बेईमानी आना चालू हो गई और अपीलार्थी के एक भाई की जब मृत्यु हुई तो जैसे ही अपीलार्थी के भाई की मृत्यु हुई तो उनकी पत्नी के द्वारा नामांतरण बिना सूचना दिए करवा लिया गया। मतलब अपीलार्थी को कोई सूचना नहीं दी गई। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय के द्वारा जो आदेश किया गया, उस आदेश पत्रिका में लिखा गया कि प्रकाशन के द्वारा चस्पा करके और व्यक्तिशः जो भी नियमानुसार उनको तामील करा दी गई और तामील उपरांत कोई आपत्ति नहीं आई, कोई भी व्यक्ति आपत्ति लेकर नहीं आया, इसलिए एक पक्षीय आदेश पारित किया जाता है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है सर, जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मामले में 22 लोग खसरे B1 में नाम दर्ज थे वादग्रस्त भूमि में और 22 लोग हितबद्ध थे। तो ये तो अकल्पनीय है कि 22 लोगों तक सूचना जाए और एक भी आपत्ति लेकर ना आए। चलो ठीक है, मान लिया कोई भी नहीं आया, ठीक है सर, ओके। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है
कि ये अधीनस्थ न्यायालय ये लिख रहा है आदेश पत्रिका में कि एक पक्षीय आदेश पारित किया गया, लेकिन उस समय जो पक्षकार था, अपीलार्थी था, वो जेल में बंद था और इसकी तस्दीक न्यायालय के आदेश पत्रिका से होती है। न्यायालय के आदेश पत्रिका में उल्लेखित था कि उसको इस दिनांक को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद तकरीबन 2 साल बाद उसकी जमानत हुई और जब जमानत की तस्दीक एडीजे कोर्ट में की गई तो उसमें भी लिखा गया कि आज दिनांक को जमानत स्वीकार की गई और इनका रिहाई आदेश जारी किया गया। हमारे द्वारा वो दोनों आदेश पत्रिका सर निकाल ली गई। ऐसा कोई सबूत आपके केस में आपके कंडीशन के हिसाब से हो तो आप भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन आदेश पत्रिकाओं से ये बात स्योमेव ही साबित है कि जब व्यक्ति जेल में बंद था तो उस पर तामील कैसे हो सकती है। कैसे आप कह सकते हैं कि उस पर तामील हो गई और तामील होने के बाद वह अनुपस्थित रहा और एक पक्षी कार्रवाई कर दी। आपने कैसे कर दी ये कार्रवाई अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा? एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है और वो स्वयं ही साबित है। वो आदेश पत्रिका न्यायालय की सर्टिफाइड कॉपी कह रही है कि ये व्यक्ति जेल में बंद था। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि उसके ऊपर तामील हो गई और वो अनुपस्थित रहा और एक पक्षी कार्रवाई की गई? ये बात साबित करती है कि ये कार्रवाई संदेहपूर्ण थी और इसमें कोई विधि अनुसार कार्रवाई नहीं की गई थी। ये सबसे बड़ा ग्राउंड है सर। ये इस केस की परिस्थिति में मैं आपको बता रहा हूं बतौर उदाहरण के कि यदि आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन और ऐसी परिस्थिति का मामला बनता है तो आप उसमें भी आदेश पत्रिका लेके अपील में उल्लेख करके उसको न्यायालय में बता सकते हैं। आपके केस की कंडीशन, आपके केस की तथ्य, फैक्ट कोई जरूरी नहीं है कि जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ ऐसे ही हो, अलग अलग हो सकते हैं। तो आप आपके फैक्ट, आपकी जो भी प्रकरण की परिस्थिति हो उसके हिसाब से आपकी अपील में आप लिख सकते हैं। अब ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है सर। आपने खुद ने देखा कि वो डॉक्यूमेंट्स जो न्यायालय की आदेश पत्रिका है वो अपने आप में ही इस बात को साबित कर रही है कि वो व्यक्ति जेल में बंद था और इधर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा ये लिखा जा रहा है कि व्यक्ति से तामील करवा ली गई या फिर वो प्रकाशन हो गया और तामील हो गई और तामील के बाद वह अनुपस्थित रहा। अरे भाई, वो जब जेल में बंद है तो आपने कैसे तामील करवा ली? आप झूठ कह रहे हैं। आपका आपने आदेश पत्रिका में जो उल्लेख हुआ है वो गलत हुआ। ये पूरी कार्रवाई डाउटफुल थी, संदेहपूर्ण थी, क्योंकि अगर वास्तव में भी तामील कुनिंदा उसके घर पे जाता तो वो लिख कर लाता, उसके घर के लोग कहते कि ये जेल में बंद है हमारा परिवार का सदस्य जिसकी नोटिस आप लेकर आए, और तामील कुनिंदा, तामील करने वाले कर्मचारी उस टीप के उसके पीछे टीप लगाकर लाते कि हम इसके घर गए थे और घर के फिर पंचनामा बनाया जाता उसके लिए। अड़ोसी पड़ोसी घर के लोगों का पंचनामे पे दस्तखत लिए जाते और पंचनामे की कापी तहसीलदार साहब के यहाँ पेश करता। उसमें लिखा जाता कि हम इस तारीख को इतनी बजे इसके घर पर गए थे और वहां से जानकारी प्राप्त हुई कि फलाने फलाने केस में जेल में बंद है, इसलिए इसकी तामील नहीं हो सकी और अदम तामील वापस नोटिस प्राप्त है श्रीमान को पेश है। अब उसमें नायब तहसीलदार महोदय जो भी विधि अनुसार उस प्रकरण को उस समय तक के लिए रोकते कि वो जमानत होकर बाहर आए, या फिर उसकी तामील कराने के लिए जो प्रोसीजर है, जैसे कि आवेदिका ने आवेदन नामांतरण का लगाया तो ये आवेदक की ही जिम्मेदारी है कि वो तामील को किस प्रकार से कराए। तो जेल में जो बंद लोग रहते हैं उनकी भी तामील कराने का एक विशेष प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में भी दिया गया है। आप उसका पालन करके जेल जेल अधीक्षक महोदय के माध्यम से तामील होकर उस तक सूचना भी दिए जाने के प्रावधान बताए गए हैं। मतलब टोटल मिला के सर इस मामले में तामील उस तक पहुंची ही नहीं, क्योंकि वो जेल में बंद था। अब हमारा मुख्य फोकस यही है कि हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना नहीं दी जाए तो किस प्रकार से वो कार्रवाई अवैध होगी। अब इसमें आगे बढ़ते हैं सर। कागजी बंटवारा नहीं होने की स्थिति में अवैध कब्जा। अपीलकर्ता भूमि पर, यह सर हो गया। पांचवा, सूचना के अभाव में आदेश की जानकारी विलंब से ही प्राप्त हुई। अपीलकर्ताओं को दिनांक 17/9/2024 को बंटवारे के नोटिस प्रकरण क्रमांक के माध्यम से जानकारी मिली, जिससे प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर अपील प्रस्तुत की जा रही है। यह देरी अपीलकर्ता की गलती से नहीं हुई बल्कि सूचना न देने के कारण हुई है, अतः इसे क्षमा योग्य माना जाए। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है सर कि जो अपीलार्थी है उसे तो सूचना होती ही नहीं, कभी नहीं होती। हो सकता है 2 साल निकल जाते या 3 साल निकल जाते, और यदि उसको किसी कार्य में खसरे बीमन की आवश्यकता होती हो उसकी कॉपी निकालता तब उसको मालूम पड़ता। लेकिन ये जो नामांतरण करवाया गया एक पक्षी रूप से करवा कर, उस नामांतरण के बाद उस जिस व्यक्ति ने नामांतरण करवाया था नायब तहसीलदार के महोदय के समक्ष बंटवारे का आवेदन पेश कर दिया। धारा 178 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के तहत, और उसमें 22 लोगों को पक्षकार बनाया गया और उसमें नोटिस निकाला गया। उस समय
अपीलार्थी जेल से बाहर आ चुका था। इसकी तामील अपीलार्थी को ही अपीलार्थी नायब तहसीलदार महोदय के समक्ष उपस्थित हुआ और उसने आपत्ति पेश की। शपथ पत्र के साथ आपत्ति पेश की और नायब तहसीलदार महोदय को बताया कि ये मेरे पिता के द्वारा उनकी जीवित अवस्था में पारिवारिक मौखिक बंटवारे में मुझे जगह दी गई है। 4.5 बीघा जमीन का मैं मालिक हूँ और बाकी की जमीन में हमारे तीनों भाइयों के मध्य और बहनों के मध्य बंटवारा होगा। उसने गांव के कुछ प्रमुख लोगों के शपथ पत्र भी तस्दीक कराकर तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत किए। चूंकि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 में ये प्रावधान है और उसके अलावा भी ऑल इंडिया में जितने भी राजस्व संहिता है उसमें भी ये प्रावधान दिए गए हैं। उसमें धाराएं अलग हो सकती हैं कि दिए ही गए हैं। क्यों दिए गए हैं? क्योंकि यदि हक का कोई प्रश्न उठा लिया जाता है, जिसको कहते हैं हम टाइटल का प्रश्न या स्वामित्व का प्रश्न, तो उनको डिसाइड करने का अधिकार सिविल न्यायालय को दिया गया है, राजस्व न्यायालय को अधिकार नहीं दिए गए हैं। हमारे पक्षकार ने मालिकाना हक का मुद्दा उठाया। नायब तहसीलदार ने तुरंत उस कार्रवाई को इस आदेश पत्रिका के साथ रोका कि चूंकि प्रश्न हक का उठाया गया है और राजस्व न्यायालय को किसी भी व्यक्ति को वादग्रस्त भूमि का मालिक घोषित करने का अधिकार नहीं है, इसलिए मामला रोका जाता है कि यह राजस्व न्यायालय से इनके हक संबंधी घोषणा को करवा कर लाए। तो हमारे पक्षकार को यह सूचना जैसे ही प्राप्त हुई वैसे ही उपस्थित हुआ और उसके बाद 178 में उसको सफलता प्राप्त हुई। उसके बाद दीवानी न्यायालय में एक दावा प्रस्तुत किया गया। चूंकि मामला सर उलझ चुका था, एक पक्षी रूप से करवा लिया गया था नामांतरण, उस पर बंटवारा रोक दिया गया था और नामांतरण की अपील हमारे द्वारा एसडीएम न्यायालय में पेश भी कर दी गई थी। वो विचाराधीन थी और साथ ही एक दीवानी वाद भी प्रस्तुत किया गया। उस वाद में ये निवेदन किया गया, पूरी संपत्ति, उनका शजरा खानदान पूरा डिटेल में बताया गया और उनका जो अंश बनता है चारों का 1/4 बहनों का, 3 बहन और 1 बहन और 3 भाई। क्योंकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत 2005 में संशोधन हुआ है, उसकी धारा 14 के तहत स्त्री भी पुरुष के समान ही हिस्सा प्राप्त करने के अधिकार उनको दे दिए गए हैं। तो 1/4 के हिसाब से सब बराबर के अधिकारी होंगे, लेकिन उसमें 4.5 बीघा जमीन को छोड़ा जाएगा क्योंकि इसका मालिक पिता के द्वारा उनकी जीवित अवस्था में कर दिया गया था। तो उस दावे में निवेदन किया गया कि यह अंश है और इसका हमें मालिक घोषित किया जाए, स्थायी निषेधाज्ञा दी जाए और वो सिविल न्यायालय में विचाराधीन ही है। वो तो चल ही रहा था प्रकरण और साथ ही इसकी अपील भी पेश कर दी गई। अब अपील पेश की गई तो ये जो अपील है सर आप देख रहे हैं, एक फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। न्यायिक अवसर का उल्लंघन। जब भूमि पर कागजी बंटवारा नहीं हुआ हो और सभी हिस्सेदार भूमि पर काबिज है तो नामांतरण के पूर्व सभी को नोटिस दिया जाना अनिवार्य है। जो 18 न्याय दृष्टांत हैं सर 50 सालों के 1975 से लेकर 2025 के मध्य तक के जो 18 न्याय दृष्टांत हैं वो इसी मुद्दे पर हैं कि यदि हितबद्ध व्यक्ति को सूचना नहीं दी गई और नामांतरण कर दिया गया तो ऐसा नामांतरण विधि विरुद्ध होगा और उसे निरस्त किया जाएगा। वो साइटेशनों को सबको मैं अभी आपको शॉर्ट में पढ़ के आगे बताऊंगा। अभी हम अपील के बारे में बता देते हैं और अंत में आएगा सर अनुरोध। इसमें लिखा जाएगा कि दिनांक को नामांतरण आदेश निरस्त किया जाए, दिनांक का, उसमें प्रकरण क्रमांक भी आप लिख सकते हैं आगे। और दूसरे में है कि सभी वास्तविक पक्षकारों को पक्षकार बनाकर विधिवत सूचना नोटिस जारी कर पुनः जांच कर नामांतरण प्रक्रिया अपनाई जाती है। ये हमारी अपील हो गई सर कंप्लीट। इसकी ड्राफ्ट मैंने ई बुक के अंदर दी हुई है, उसी ई बुक के अंदर से पूरी ड्राफ्ट मैंने आपको पढ़कर समझाई है और एक घटना भी मैंने आपके लिए तैयार करके समझाई है, ताकि इसका मकसद ये है कि इस घटना को समझ के आप आपके केस की परिस्थिति और घटना के हिसाब से उसको अप्लाई कर सकते हैं, इसमें संशोधन कर सकते हैं। तो संशोधन करने के बाद ये जो मैंने घटना बताई है इसको हटा के आप इसमें आपकी घटना लिख सकते हैं। अंत में आएगा संलग्न में दस्तावेज, वकील पत्र, वकालतनामा, दस्तावेजों की सूची और अपील का प्रमाण और दिनांक और स्थान और अपीलकर्ता के हस्ताक्षर और दोबारा अधिवक्ता जो भी आपके नाम लिखें। ये तो हो गया सर अपील। ये मुकम्मल कंप्लीट जानकारी दे दी मैंने आपको। और ये और बता दूं मैं कि अपील प्रस्तुत होगी आपकी धारा मैंने इसमें धारा इसलिए नहीं लिखी है सर क्योंकि ऑल इंडिया में आप जिस भी स्टेट में तो आपकी राजस्व संहिता में अपील की जो भी धारा हो इसमें आप लिख सकते हैं, इसलिए मैंने धारा नहीं लिखी है इसमें। लेकिन मैं आपको बता दूं मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 में अपील के प्रावधान दिए गए। आपके यहाँ जो भी स्थिति में जो भी धारा हो आप इसको लिख सकते हैं, मैंने सिर्फ विषय करके इसमें लिखा है। अब हम इसमें शपथ पत्र देख लेते हैं जो समर्थन में लगाया जाएगा, अपील के समर्थन में। इस एसडीएम न्यायालय में अपील के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ पत्र का एक विस्तृत और सही ड्राफ्ट आप इसे अपने केस डिटेल के अनुसार एडिट कर सकते हैं। ऊपर तो न्यायालय श्रीमान अनुभाग के अधिकारी महोदय राजस्व सुजालपुर, इधर प्रखंड क्रमांक लेफ्ट में और राइट में उसका शीर्षक उन्मान।
शपथ पत्र में शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं। अपील के समर्थन में कोष्टक में लिख देना है शपथ पत्र के आगे मैं श्री पूरा नाम पता और नंबर 1 कि मैं इस शपथ पत्र के माध्यम से दिनांक को माननीय तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध माननीय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील जिला के समक्ष अपील प्रस्तुत कर रही हूँ। मतलब उनका जो प्रकरण क्रमांक है जो आदेश हुआ उसके विरुद्ध अपील पेश की जा रही है। नंबर 2 में यह कि उपरोक्त आदेश को मेरे वेद अधिकारों की उपेक्षा की गई है। उपरोक्त आदेश में मेरे वेद अधिकारों की उपेक्षा की गई है तथा आदेश तथ्यों और कानून के प्रतिकूल है। नंबर 3 लिखा जाएगा यह कि अपील के समर्थन में संलग्न प्रलेख दस्तावेज पूर्णतः सत्य और सही है। इस अपील का उद्देश्य न्याय प्राप्त करना मात्र है। नंबर 4 है यह कि ये जो यह कि लिखा हुआ है सर इसके आगे आप हर पेरा में ये भी लिख सकते हैं मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि हर पेरा में आप शुरुआत में लिख दें उसके बाद ये पूरी डिटेल लिखा। ये मैंने इसमें नहीं लिखा लेकिन मैं वीडियो में आपको बता रहा हूँ। यह कि अगला चौथा है यह कि मैंने इस अपील में किसी प्रकार की मिथ्या जानकारी या तथ्य प्रस्तुत नहीं किए हैं। यह कि शपथ पत्र मेरे संपूर्ण ज्ञान विश्वास एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर पूर्णतः सत्य और सही है। अतः मैं यह निवेदन करती हूँ कि मेरी इस अपील पर विचार करते हुए न्याय संगत आदेश पारित करने की कृपा करें। तो ये हो गया शपथ पत्र सर और इसमें दिनांक और सत्यापन में आप जानते ही हैं मैं शपथ पूर्वक सत्यापित करता हूँ या करती हूँ कि मेरे द्वारा अपील पेश की गई है और अपील में लिखे हुए समस्त तथ्य और शपथ पत्र के पेरा क्रमांक 1 लगायत के तथ्य मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास से सत्य एवं सही है और कानून के द्वारा दी गई जानकारी का मेरे वकील साहब के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर सत्य होने का विश्वास करता हूँ। ये पूरा शपथ पत्र की सत्यापन इसमें लिखा जाएगा और अंत में हस्ताक्षर करता हूँ शपथ पत्र के। इसको आप शपथ आयुक्त से आपको तस्दीक करवाना है और अपील के समर्थन में आपको पेश करना है। अब इसके बाद आता है सर सबसे महत्वपूर्ण बात ये बड़ा ही महत्वपूर्ण आवेदन है क्योंकि हमें सूचना नहीं दी गई। अब जब सूचना नहीं दी गई तो ऐसा होगा ही होगा और ऐसा होता ही होता है कि अक्सर लोगों को 6 महीने साल भर 1.5 साल या 2 साल बस उसकी पता लगता है। तब तो अपील की समय अवधि निकल ही चुकी होती है 30 दिन 60 दिन की जो अवधि बताई गई है। अब ऐसे में आप क्या करेंगे तो ये जो लिमिटेशन एक्ट 1963 है इसकी धारा 5 ये विलंब में क्षमा किए जाने के लिए इसमें आवेदन तैयार किया जाता है। उसी के मैं ड्राफ्ट आपको बता रहा हूँ। ये आपको अपील के साथ ही लगाना है क्योंकि यदि आपकी अपील विलंब के कारण निरस्त कर दी गई तो वो स्वीकार ही नहीं होगी और यदि धारा 5 का आवेदन आपका स्वीकार कर लिया गया तो अपील सुनी भी जाएगी बहस भी सुनी जाएगी आदेश भी किया जाएगा। मैंने प्रकरण में क्योंकि मेरे पक्षकार को भी काफी विलंब से सूचना प्राप्त हुई थी तो धारा 5 का आवेदन पेश किया गया। एसडीएम साहब को उसके बारे में पूरे डिटेल में आर्गुमेंट किया गया समझाया गया और एसडीएम महोदय के द्वारा उस बात को समझ के हमारे धारा आवेदन के 5 को आवेदन को स्वीकार करके अपील को मंजूर किया गया और विपक्षी गण को सूचना जारी की गई। तो हम इसको देख लेते हैं सर इसकी ड्राफ्ट क्या होगी। विषय अपील में देरी हेतु विलंब माफी का आवेदन धारा 5 सीमा अधिनियम 1963 के तहत। इसमें प्रार्थी विरुद्ध प्रति प्रार्थीगण जो शॉर्ट में लिखा जाएगा महोदय निवेदन है कि उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा माननीय तहसीलदार के आदेश दिनांक जगह छोड़ दी मैंने विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की जा रही है किंतु परिस्थितिवश यह अपील नियत अवधि में प्रस्तुत नहीं की जा सकी। और परिस्थितिवश क्या थी क्योंकि उसको सूचना ही नहीं दी गई थी। अपील का भी मुख्य ग्राउंड यही है कि हम हितबद्ध व्यक्ति और हमें सूचना नहीं दी गई और इसी कारण से अपील में विलंब भी हुआ। तो आपको इसमें लिखना है इस अपील में हुई देरी के संबंध में निम्नलिखित कारण प्रस्तुत हैं। प्रार्थी को उक्त आदेश की जानकारी विलंब से प्राप्त हुई। नंबर 2 ये तो एक विलंब से हो गया। दूसरा आप ये भी लिख सकते हैं कि प्रार्थी गंभीर बीमारी या पारिवारिक संकट या अन्यथा यथोचित कारणवश समय पर अपील प्रस्तुत नहीं कर सका। ये ऐसा आप उसमें डिटेल में लिख सकते हैं। जो भी रीजन हो कोई जरूरी नहीं है कि विलंब माफी का एक ही रीजन हो ऐसे हजारों कारण हो सकते हैं। आपके केस और परिस्थिति के हिसाब से जो वास्तविक कारण हो वो इस धारा 5 के आवेदन में आप लिखें। ये जरूर ध्यान रखें सर क्योंकि ये आवेदन इतना महत्वपूर्ण है कि यदि इसको एसडीएम महोदय के द्वारा निरस्त कर दिया गया तो इसी के साथ आपकी अपील भी निरस्त हो जाएगी। तो इसको बड़ी सावधानी से आपको तैयार करना है। इसको कारण बड़ी सावधानी से लिखना है और उनको आर्गूमेंट के दौरान बताना और समझाना है तभी आपका आवेदन जरूर मंजूर हो जाएगा। नंबर 2 है देरी जानबूझकर नहीं की गई बल्कि परिस्थिति जन्य तथा न्याय हित में इस पर विचार किया जाना आवश्यक है। नंबर 3 है यदि देरी को क्षमा नहीं किया गया तो प्रार्थी को अपूर्ण क्षति होगी और न्याय से वंचित हो जाएगा। अंत में निवेदन आएगा कि श्रीमान जी से निवेदन है कि सीमा अधिनियम इसको लिमिटेशन एक्ट 1963 भी कहा जाता है कि धारा 5 के अंतर्गत अपील में हुए विलंब को क्षमा करते हुए अपील स्वीकार किए जाने की कृपा करें। अंत में स्थान दिनांक और हस्ताक्षर आएंगे।
तो ये सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी आज के वीडियो में प्रदान की है। अपील, अपील के समर्थन में लगने वाला शपथ पत्र और ये धारा 5 का आवेदन। अब हम उन महत्वपूर्ण न्याय दृष्टांतों को भी देख लेते हैं और अंत में आपका ई बुक से भी परिचय मैं करा दूंगा। तो आइए सर, अब मैं आपको न्याय दृष्टांतों से शॉर्ट में आपको पढ़ के बता देता हूं ताकि आप परिचित भी हो जाएं और यदि आपका प्रकरण इससे संबंधित है तो आप उनका उपयोग भी कर सकते हैं। ये जो महत्वपूर्ण न्याय दृष्टांत हैं इनको सर मैंने ई बुक के अंदर भी लिख दिया है और उसमें से मैंने अभी आपको बताया भी था। और ये सूची है सर, आप जैसे जो भी डॉक्यूमेंट्स आप पेश करें तो इसके ऊपर एक सूची लगती है। सूची में ऊपर न्यायालय का नाम लिखा जाता है, इधर प्रकरण क्रमांक लिखा जाता है, उन्मान लिखा जाता है, बीच में दस्तावेज सूची। आप जो जो दस्तावेज आप पेश कर रहे हैं उनकी सूची आपको तैयार करके पेश करना होगा। न्याय दृष्टांत सूची अलग से तैयार होगी। उस सूची में आपके द्वारा पूरे न्याय दृष्टांतों का उल्लेख किया जाएगा। जो मैं अब आपको एक क्रम वाइज जानकारी दे रहा हूँ जो महत्वपूर्ण आपके प्रकरण में होंगे। ये हमने इसमें जेल का भी सर सर्टिफाइड कॉपी लगा दी ताकि उसमें कोई शंका की गुंजाइश ही ना रहे कि हम झूठ बोल रहे हैं या कोई सत्य बोल रहा है। जब डॉक्यूमेंट्स ही ये कह रहा है कि व्यक्ति जेल में बंद था तो इससे बड़ा ग्राउंड सर क्या मिलेगा। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं सर। ये पूरी न्याय दृष्टांत सूची है सर। इसके ऊपर न्याय दृष्टांत सूची आपको टाइप करके अलग से लगाना होगी, दस्तावेज की सूची अलग से लगाना होगी। अपील का मैंने प्रारूप आपको बता दिया, शपथ पत्र का भी आपको बता दिया, लिमिटेशन एक्ट का भी बता दिया। अब वो न्याय दृष्टांत जो 50 सालों के न्याय दृष्टांत हैं सर, 1 साल के नहीं, 1975 से लेकर 2025 आप जोड़ लें, कुल 50 साल के लगभग होते हैं। और इन 50 सालों में राजस्व न्यायालय के द्वारा जो जो निर्णय पारित किए गए राजस्व मंडल के द्वारा, और इसी में राजस्व निर्णय में वो प्रिंटेड है उच्च न्यायालय के द्वारा और उच्चतम न्यायालय के द्वारा। इन 50 सालों में मैंने एक ही मुद्दे को तलाशा है कि यदि हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना दिए बगैर नामांतरण कर दिया गया तो किस प्रकार से निरस्त करवाया जाएगा। ये जो 18 न्याय दृष्टांत हैं इसी मुद्दे पर आधारित हैं। इनकी संक्षिप्त में मैं जानकारी आपको पढ़ के बता देता हूं जिससे आपको संपूर्ण स्थिति आपकी कंडीशन के हिसाब से आपको लाभकारी प्राप्त होगी। ये बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है। अक्सर पक्षकार को बिना सूचना दिए ही नामांतरण हो जाता है। ये बड़े महत्वपूर्ण न्याय दृष्टांत हैं जो आपको बहुत कुछ सीखने को और समझने को देंगे। नंबर 1 है सर 1989 का राजस्व निर्णय 63 कमरुन्निसा तथा अन्य विरुद्ध अरमानवी। ये 1989 का सर। इसमें बताया है भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 109 तथा 110 नामांतरण नियम 27 पूर्व का नामांतरण आदेश हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना दिए बगैर पारित किया गया, ऐसा आदेश शून्य एवं उपेक्षणीय है। मामला पुनः प्रारंभ किया जा सकता है और उस आदेश को निरस्त करके अधीनस्थ न्यायालय को भेजा गया है। ये हमारा सर अगला देखते हैं। ये हमारा एक हो गया, ये पूरा न्याय दृष्टांत है। नंबर दूसरा है सर 1987 का गोरेलाल कोमल उर्फ शंकर विरुद्ध चेतन तथा अन्य। इसमें जो बताया गया है भू राजस्व संहिता 1959 धारा 109, 110, 115 हित रखने वाले व्यक्ति को सूचना दिए बिना नामांतरण शून्यवत है। इसे धारा 115 के अधीन निरस्त किया जा सकता है भले ही इसे धारा 116 संबंधित हो। ये दूसरा नंबर का हो गया सर हमारा। तीसरे नंबर का है सर हमारा अगला जो है राजस्व मंडल का 2024 का है सर। ये लेटेस्ट है, ये 2024 का लेटेस्ट है राजस्व निर्णय 379 और ये रविंद्र सिंह विरुद्ध श्रीमती हर्ष कुमारी। इसमें ये बताया गया है कि नामांतरण नियम 27 जो 109 110 का है 100 एकड़ भूमि के संबंध में नामांतरण कार्रवाई नामांतरण पंजी में वंश वृक्ष दर्शाया गया। नामांतरण कार्रवाई की गई उसमें वंश वृक्ष मतलब जैसे खानदानी भूमि है तो उनका पूरा शजरा खानदान लिख के वंश वृक्ष दर्शाया गया, जैसा कि मैंने आपको अभी जस्ट अपील के अंदर भी बताया था। समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना दिए बिना नामांतरण पंजी में माता की टिप्पणी के आधार पर माता के नाम 70 एकड़ भूमि तथा उसके पुत्र के नाम पर 30 एकड़ भूमि का नामांतरण किया गया। हितबद्ध पक्षकारों को सूचना दिए बगैर, आप इस बात पे गौर करना सर, हमारा जो फोकस है कि जो हितबद्ध पक्षकार है सूचना दिए बगैर, इसमें भी ऐसा ही हुआ था। उसकी पुत्री के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। धारा 110 के अधीन समस्त वारिस नामांतरण के हकदार हैं। नामांतरण कार्रवाई में विभाजन अनुज्ञेय नहीं। नामांतरण पंजी में नामांतरण सह विभाजन आदेश किया गया, ऐसा आदेश अवैध और अधिकारिता विहीन है अपितु शून्य है। अपास किया गया, नए सिरे से नामांतरण के लिए मामला तहसीलदार को भेजा गया। और भी डिटेल लिखी हुई है सर इस फैसले में, लेकिन मैं आपको मुख्य मुख्य बातों की ही जानकारी दे रहा हूं। अब इससे अगला जो हमारा न्याय दृष्टांत है ये मैं पन्ने पर लेट रहा हूँ सर। ये तकरीबन 10, 12, 13 पन्नों में ये पूरा न्याय दृष्टांत।
उसके बाद फिर 14-15 पन्नों से ज्यादा हो गया सर ये न्याय दृष्टांत। ये है रविंद्र सिंह का। और अब इसके बाद आता है सर 2018 का, ये सुप्रीम कोर्ट का है सर, उच्चतम न्यायालय का बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। और इसमें धारा 115 के बारे में बताया, राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि उचित जांच किए बिना और प्रभावित व्यक्तियों का अवसर दिए बिना परिवर्तित नहीं की जा सकती। ये स्पष्ट में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बताया गया है। और यदि ऐसी कार्रवाई कर दी गई है तो वो विधि अनुसार शून्य होगी। इसके बाद सर हमारा नेक्स्ट जो साइटेशन है राजस्व मंडल का है, 2005 का राजस्व निर्णय 225 है, चंद्र प्रताप सिंह तथा एक अन्य विरुद्ध शशि प्रभा। इसमें धारा 110 में बताया नामांतरण नियम 27 के बारे में कि अनावेदक यद्यपि हितबद्ध किंतु नामांतरण कार्रवाई में पक्षकार नहीं बनाए गए। अनावेदक यद्यपि हितबद्ध हैं लेकिन उन्हें पक्षकार ही नहीं बनाया गया। सूचना देने का तो सवाल ही नहीं उठेगा जब विपक्ष में नाम ही नहीं लिखा गया। अनावेदक द्वारा सूचना लेने से इनकार किया जाना तहसील न्यायालय में अभिलिखित। एक तो पक्षकार नहीं बनाया और दूसरा टीप लिख के आ रही है कि नोटिस लेने से इनकार किया। बड़ी अजीब बात लग रही है सर। एक तरफ तो पक्षकार नहीं बनाया, दूसरी तरफ लिखा हुआ रहा है कि लेने से इनकार किया। कहां से, आप जब बनाई नहीं तो सूचना जारी कैसे होगी। चलो हम आगे बढ़ते हैं, समझने वाली बात है। यह स्पष्ट नहीं कि यह कब वापस प्राप्त किया। समस्त कार्रवाई संदेहजनक, अवैध तथा जल्दबाजी में की गई, ठीक ही अपास की गई। इसमें भी इसको निरस्त कर दिया गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं। चंद्र प्रताप सिंह के बाद सर जो हमारा नेक्स्ट साइटेशन है वो राजस्व मंडल की है। और ये साइटेशन है सर लीला देवी कोष्टक में श्रीमती विरुद्ध श्रीमती कमला देवी तथा अन्य। इसमें जो धारा 110 के बारे में बताया है कि धारा 27 नामांतरण का आदेश, हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित नहीं किया गया, उद्घोषणा त्रुटिपूर्ण, नियम 27 जो आज्ञापक है अनुसरण नहीं किया गया, आदेश विधि की दृष्टि में दोषपूर्ण है। ये राजस्व मंडल का 2002 का राजस्व निर्णय 49 है, लाली देवी विरुद्ध श्रीमती कमला देवी तथा अन्य। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है सर और इसी मुद्दे से संबंधित है, जो हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना दिए बिना ही जो नामांकन किया जाता है। अब नेक्स्ट साइटेशन सर हमारी, ये मैं आपको बता दूं, आप गौर करिएगा कि ये 50 सालों के मैंने न्याय दृष्टांत निकाले हैं एक ही मुद्दे पे, हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना दिए बगैर नामांकन कर दिया गया है। बड़े ही सटीक और लाभकारी न्याय दृष्टांत है, ये ऐसे ही नहीं मिल जाते सर। मुझे भी बड़ा परिश्रम करना पड़ा, तकरीबन 4-4.5 घंटे कोर्ट के ऊपर जो लाइब्रेरी है वहाँ बैठ के मैंने पूरे पेशेंस के साथ सभी राजस्व निर्णयों का अध्ययन किया और उसमें से प्रमुख साइटेशन में निकाल कर लाया। अब हम आगे की देखते हैं सर। 2002 का राजस्व निर्णय 355, ये राजस्व मंडल का है, चंद्रशेखर प्रसाद तथा अन्य विरुद्ध लक्ष्मण प्रसाद तथा अन्य। इसमें जो बताया गया है कि धारा 109, धारा 110 मृत व्यक्ति के विरुद्ध पारित नामांतरण आदेश, हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना दिए बिना पूर्व का नामांतरण आदेश भी विचार में नहीं लिया गया, ऐसा आदेश अपील में ठीक या पास किया गया। अपील आदेश विधिमान और वैध है। तो इस प्रकार से ये भी इसी मुद्दे पर है सर। इसके बाद जो अगली न्याय दृष्टांत है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये क्रम वाइज चल रहा हूँ सर मैं, जो आपको बता रहा हूँ। अब हमारी जो अगली साइटेशन है 1977 का राजस्व निर्णय 270, शोभाराम विरुद्ध परमानंद। इसमें क्या बताया गया है 109, 110 में नामांतरण नियम 32, नामांतरण स्वत्व के आधार पर होना चाहिए। मतलब किसी व्यक्ति को स्वत्व भी नहीं है तो नामांतरण कराने का अधिकारी भी नहीं होगा सर, क्योंकि नामांतरण कराने के लिए या तो आपके पास रजिस्टर्ड विक्रय विलेख हो, या आपको उत्तराधिकारी में प्राप्त हुई हो, या आपको किसी ने गिफ्ट की हो, या आपको बंटवारे में प्राप्त हुई हो। ये आधार हैं जिनके आधार पर आप नामांतरण करवा सकते हैं। अब आपका कोई राइट्स नहीं है, अगर आप एक अवैध कब्जाधारी हैं तो आप उस पर सिर्फ अवैध कब्जाधारी रहेंगे, बतौर मालिक उस पर आप नामांतरण कराने के अधिकारी नहीं होंगे। बड़ी महत्वपूर्ण साइटेशन है। नाम अभिलेख पर नहीं, अंतरणकर्ता के स्वत्व की जांच होना चाहिए। जिसे व्यक्तियों के नाम अभिलेख पर हों उन्हें व्यक्तिशः सूचना देना चाहिए। आखिरी लाइन वही लिखी है, जिनके नाम अभिलेख पर हों उन्हें व्यक्ति से सूचना देना चाहिए। तो ये सर हमारी उसी पॉइंट पे है, ये आप मुख्य बातें आपको पढ़ के बताता भी जा रहा हूँ। इसके बाद है सर हमारा 1989 का राजस्व निर्णय 192, शीला मुस तथा अन्य विरुद्ध ललचा काछी। इसमें बताया गया है कि पूर्व का नामांतरण आदेश मृतक भूमि स्वामी के वारिसों को सूचना दिए बिना दिया गया। सूचना दिए बिना, वारिस भी हितबद्ध हैं उसमें। ऐसे आदेश के आधार पर किसी पक्षकार के उत्तराधिकार के अधिकारों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। कानून की तकनीकियां
किसी मामले के गुणागुण पर अथवा किसी पक्षकार के कानूनी हक पर अभिभावी नहीं हो सकती। ये जो हमारी साइटेशन है मुख्य इसी मुद्दे पर आधारित है। उसके बाद सर जो अगली साइटेशन है वो है 2000 का है सर राजस्व निर्णय, नन्नी बाई तथा एक अन्य विरुद्ध श्रीमती नरवदी बाई। इसमें ये अपील में दिया गया है सर। अपील में क्या बताया है, इसमें धारा 44 नामांतरण मामले में व्यक्तिगत सूचना की तामील नहीं की गई, अपील फाइल करने में विलंब ठीक ही माफ किया गया। ये बड़ी महत्वपूर्ण धारा है सर। ये आपके लिमिटेशन के आवेदन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं आपको फिर बता दूं, नन्नी बाई तथा एक अन्य विरुद्ध श्रीमती नर्मदी बाई राजस्व निर्णय 139। ये महत्वपूर्ण क्यों है सर? क्योंकि आपको सूचना दिए बगैर नामांतरण कर दिया गया। अब आप ये अपील में बता तो रहे हैं, लेकिन ये आप साइटेशन अगर पेश करेंगे तो ये आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। इसमें स्पष्ट बताया है, नामांतरण मामले में व्यक्तिगत सूचना की तामील नहीं की गई, अपील फाइल करने में विलंब माफ किया गया। माफ ही कर दिया इस आधार को मानते हुए कि यहाँ इन्हें सूचना नहीं दी गई। ये इसी मुद्दे पे है। और ये हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना दिए गए बिना नामांतरण किए जाने के लिए भी ये लाभकारी साइटेशन है, इसलिए इसको मैंने इसी सूची में शामिल किया है। इसके बाद उच्च न्यायालय का फैसला है सर, ये 2022 का भाग 2 राजस्व निर्णय 159, ए एस भल्ला डॉक्टर तथा एक अन्य विरुद्ध श्रीमती हेमलता मिश्रा। इसमें बताया है धारा 44 अपील में सर ये कि अपील का अधिकार हितबद्ध पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाया गया। ये आप देख रहे हैं सर, ये 18 साइटेशन एक ही मुद्दे पर ढूंढ के लाना मेहनत का कार्य जरूर है, लेकिन आप मेहनत करते हैं तो मिलता जरूर है सर। ऐसा नहीं कि नहीं मिलता। आप देख रहे हैं जो 18 साइटेशन है सभी एक ही चीज बोल रहे हैं, हितबद्ध व्यक्ति को सूचना नहीं दी गई, वो नामांतरण आदेश विधि विरुद्ध और शून्य है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम। अपील का अधिकार हितबद्ध पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाया गया। चस्पा द्वारा सूचना की तामील के आधार पर उसके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित किया गया, उसे अपील का अधिकार है। अपील की अनुमति के लिए आवेदन उपखंड अधिकारी द्वारा ठीक ही मंजूर किया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का भी बताया, विलंब माफी। पर्याप्त कारण हितबद्ध पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाया गया, इसको पर्याप्त कारण बनाया एसडीएम महोदय ने। चस्पा द्वारा सूचना की तामील के आधार पर या उसके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित किया गया, विलंब की माफी के लिए यह पर्याप्त कारण है। प्राधिकारियों ने विलंब माफ कर अपनी अधिकारिता प्रयुक्त की, हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं। तो ये इस प्रकार से उनका विलंब माफी को भी स्वीकार किया गया। इसके बाद सर जो नेक्स्ट साइटेशन है ये भी कुछ बड़ी है। उच्च न्यायालय का फैसला है सर 2007 का राजस्व निर्णय का 78। ये है कमला राजे चैरिटेबल ट्रस्ट विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य सथान्य। इसमें ये बताया गया है 110 नियम 27 में कि भू राजस्व अभिलेख पहले ही राज्य के नाम विद्वान है। भूमि का विवाद लंबित राज्य को सूचित किए बिना तथा उसकी सुनवाई के लिए किए बिना प्राइवेट व्यक्ति के नाम नामांतरण नहीं किया जा सकता। इसमें राज्य का मामला था और राज्य को सूचना नहीं दी गई और नामांतरण कर दिया गया, तो भी मामला सर निकल कर घूम फिर कर वहीं आ रहा है कि हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना नहीं दी गई और नामांतरण कर दिया गया, तो ऐसा नामांतरण विधि अनुसार शून्य माना जाएगा। इसके बाद सर जो अगली जो न्याय दृष्टांत है उस पर मैं आपका फोकस करा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं सर, ये भी काफी बड़ी साइटेशन है, तकरीबन 8-10 पन्नों की है। और अगला है सर हमारा 2004 का राजस्व निर्णय मंडल का फैसला है। इसमें श्री कुशीराम रमेश विरुद्ध बेजू 2004 राजस्व निर्णय 107। इसमें बताया 109 110 में दत्तक ग्रहण के आधार पर, एक अगली साइटेशन वसीयत के आधार पर भी आएगी, ये भी दत्तक ग्रहण के आधार पर है, लेकिन है हमारी पॉइंट पे सर जो मैंने ढूंढ के लाया हूं आपके लिए। दत्तक ग्रहण के आधार पर नामांतरण का दावा अविवादित मानकर नामांतरण पंजी पर प्रविष्ट नहीं किया जा सकता। हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना देना अज्ञापक, ये हमारे जो अपील है और जो अपील का मुद्दा उसी से संबंधित है। नामांतरण पंजी पर नामांतरण आदेश पारित नहीं किया जा सकता, ऐसा दावा तहसील द्वारा साक्ष्य में लेकर विनिश्चित किया जाना चाहिए। चाहे अपील में हो, चाहे वसीयत में हो, चाहे गोदीनामे के आधार पर हो, सभी में सर एक ही पॉइंट आपके लिए मैंने ढूंढ के लाया हूं और ये अपीलें सभी इसी पॉइंट पर हैं, ये जो न्याय दृष्टांत हैं। इसके बाद सर जो हमारा अगला है ये उच्च न्यायालय का है सर 2021 का ये निर्णय है, भाग 2 राजस्व निर्णय। और ये भी जो है कि अशोक कुमार जैन याचीगण की ओर से, राकेश द्विवेदी प्रत्यार्थीगण की ओर से। और ये जो रिट पिटीशन है ये तरासिया श्रीमती तथा अन्य विरुद्ध राम लखन तथा अन्य। इसमें क्या बताया गया है 109 110 विल के आधार पर नामांतरण का दावा किया गया था। संपत्ति हक का प्रश्न था। राजस्व न्यायालय को ऐसे प्रश्न पर विचार करने की अधिकारिता नहीं है। संपत्ति के सिविल अधिकार सिविल न्यायालय द्वारा अवधारित किए जाने होते हैं, राजस्व न्यायालय द्वारा नहीं।
तो ये जैसा कि मैंने सर अभी आपको वीडियो के बीच में भी बताया था कि राजस्व न्यायालय को मालिक घोषित करने का अधिकार नहीं दिया गया है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 34 के तहत यदि आप किसी भूमि पर, मकान पर या संपत्ति पर मालिकाना हक रखते हैं, विधिक तौर से आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपके उस हक को कोई चुनौती देता है, आपके मालिकाना हक को, तो आप सिविल न्यायालय में उसके आधार पर घोषणात्मक दावा आप लगा सकते हैं। तो ये अधिकार सिविल न्यायालय को दिया गया है और इस साइटेशन में भी यही बात बताई गई है। उच्च न्यायालय की 2021 का भाग 2 राजस्व निर्णय है, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण साइटेशन है। और हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना नहीं दी गई थी सर, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो ये साइटेशन भी प्रकरण में बड़ी इसी से जुड़ी हुई है। इसके बाद है सर राजस्व मंडल 2019 भाग 1 राजस्व निर्णय, श्री मनोज गोयल प्रेसिडेंट, सुरेंद्र तिवारी विरुद्ध मिथिलेश कुमार तथा एक अन्य। इसमें जो बताया गया है 107 सर, ये नक्शे से रिलेटेड है। नक्शे में त्रुटि जो होती है भूराजस्व संहिता के तहत, नक्शा शुद्ध करने के लिए आवेदन हितबद्ध व्यक्ति पक्षकार नहीं बनाए गए, ये भी सर वही फोकस करता है, आपके केस को जीतने में बड़ा मददगार साबित होता है। स्थल निरीक्षण के समय हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना नहीं, हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना तथा सुनवाई के अवसर बिना जांच प्रतिवेदन पर पारित आदेश विधि के अनुसार नहीं माना जा सकता, ऐसा आदेश ठीक निरस्त किया गया। ये भी सर हमारी इसी पॉइंट पे। और इसके बाद सर जो हमारा अगला जो न्याय दृष्टांत है वो उच्च न्यायालय का 2020 का भाग 1 राजस्व निर्णय 297, कालूराम हरिजन विरुद्ध नटवरलाल नागर। इसमें जो 109 110 के ऊपर बताया है कि सिविल न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 आदेश 22 नियम 4 नायब तहसीलदार के समक्ष धारा 110 तथा 190 के अधीन भूमि स्वामी की घोषणा के लिए आवेदन एक प्रतिवादी मृत विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाए बिना नायब तहसीलदार ने मृत व्यक्ति के विरुद्ध आदेश पारित कर दिया। ऐसा आदेश अकृत थे और संपार्श्विक कार्रवाई में आक्षेपित किया जा सकता है। इसमें भी सर जो उससे हितबद्ध व्यक्ति उनको रिकॉर्ड पर लाया ही नहीं गया, नामांकन कर दिया गया। तो इस प्रकार से ये भी बड़ी महत्वपूर्ण साइटेशन है और ये भी काफी लंबी है सर, मैं पलट रहा हूँ 10 पन्ने की कम से कम। इसके बाद है सर 2006 का राजस्व निर्णय और ये अंतिम न्याय दृष्टांत है हमारा सर। और एक और है उमरा करके, उसमें भी बताया गया है, वो इसमें है नहीं, लेकिन कुल 18 साइटेशन है जो मैंने आपको बताई है, ये जो मैंने पढ़ के। 2006 राजस्व निर्णय 91, श्री राम संजीवन प्रेसिडेंट, भगवती बाई श्रीमती तथा अन्य विरुद्ध शंकरलाल। इसमें बताया 109 110 में कि रजिस्ट्रीकृत विल और पक्षकारों की सहमति के आधार पर तहसील न्यायालय द्वारा मृत भूमि स्वामी के स्थान में नामांतरण कर दिया गया। तो मामला स्वयं में लिया गया, मामला जांच और वास्तविक हक धारक के नामांतरण के लिए प्रतिप्रेषित, मतलब उनको सुना ही नहीं गया। तो ये सर कुल 18 न्याय दृष्टांत हैं जो 1975 से लेकर 2025 तक एक ही विषय पर निकाले गए हैं कि हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना दिए बगैर यदि नामांकन कर दिया गया है तो वो विधि विरुद्ध और शून्य होगा। ये 18 न्याय दृष्टांत जो महत्वपूर्ण न्याय दृष्टांत हैं सर, मेरे द्वारा आपको पढ़कर भी बताए गए, इसकी अपील भी बताई गई और अपील की जानकारी भी मैं आपको उसमें से वो महत्वपूर्ण जानकारी जो साइटेशन दी गई है उसके बारे में और दे देता हूँ। आइए सर, जैसा कि सर आप देख रहे हैं, ये मैंने अध्याय 6 में भी लिखे हुए हैं। ये जो विषय सूची है, नंबर 1 कमरुन्निसा, 2 श्री गोरेलाल, तीसरा रविंद्र करके पूरा 18 न्याय दृष्टांत मेरी बुक के अंदर मौजूद है। ये मैंने विषय सूची में तो लिखे ही हैं और साथ में अंदर डिटेल के साथ भी लिखे हुए हैं। और इस बुक का तो सर मैंने आपको परिचय करा दिया और इसमें विभिन्न जगह इन साइटेशनों को मेरे द्वारा लिखा भी गया है। और इसी में एक और सर मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर देता हूँ कि इसमें, हालांकि इस पॉइंट पे मैंने एक वीडियो बनाया है स्पेशली, लिखित बहस क्या होती है, लिखित बहस किस प्रकार से तैयार की जाएगी, तो राजस्व न्यायालय में लिखित बहस कैसे पेश की जाएगी, तो ये अध्याय 8 इसमें शामिल किया गया है। खाली परिचय मैं करा रहा हूँ सर, इसमें लिखित बहस का पूरा परिचय और ये लिखित बहस की ड्राफ्ट निम्नानुसार है, आप देख रहे हैं। ये शार्ट में बता देता हूँ मैं, ऊपर श्रीमान अनुभागीय अधिकारी जैसा कि उसमें लिखा होता है और इस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बना दिया है सर, उसमें पूरी लिखित बहस को डिटेल में बताया है, घटना फैक्ट के साथ बताया उसमें मैंने आपको। और ये सारे न्याय दृष्टांत इस लिखित बहस के साथ ही पेश किए जाएंगे। जो मैंने आपको अपील बताई वो अपनी जगह है, धारा 5 का आवेदन, लेकिन अंतिम जो तर्क होती है उसके में आपको ये न्याय दृष्टांत सूची पेश करना होगी और एसडीएम महोदय को पूरे मामले को समझाना भी होगा।
इसमें नंबर 1 में प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य लिखना पड़ेगा आपको सर। 2 में भूमि संयुक्त स्वामित्व और बंटवारे के बारे में लिखना है। यदि आपके केस में परिस्थिति और कंडीशन अलग हो तो आप उस प्रकार से लिख सकते हैं। संयुक्त परिवार का पूरा शजरा खानदान मेरे द्वारा बनाकर पेश किया गया। ये अपील की ड्राफ्ट बता रहा हूँ। नामांकन प्रक्रिया और कानूनी खामियां आपको इस लिखित बहस में बताना है। नंबर 2 में सर मैंने लिखा है यह कि सत्र 1975 से 2025 कुल 50 साल के राजस्व निर्णय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालयों के कुल 1975 से लेकर 2024-25 तक के राजस्व न्यायालय के, जिसमें हितबद्ध पक्षकारों को सूचना दिए बगैर सुनवाई किए बगैर नामांकन किया जाने की दशा में ऐसा आलोच्य आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः रिमांड किया गया, मेरे द्वारा सूची अनुसार इस लिखित बहस के साथ श्रीमान के समक्ष पेश किए जा रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि हितबद्ध पक्षकारों को सूचना दिए बगैर किया गया नामांतरण निरस्ती योग्य है। ये भी उसके एक पैरा में लिखा जाएगा लिखित बहस के। ये प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य हो गए। हमें बहस का आधार भी सर तैयार करना है। नंबर 1 के कानूनी अधिकार, हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना दिए बगैर नामांकन किया गया तो कानून भी इसमें लिखा है सर। और न्याय दृष्टांत सूची इसी पैरा में मेरे द्वारा लिखी गई है। आप देख रहे हैं न्याय दृष्टांत सूची है, ई बुक के अंदर भी लिखी हुई है। ये अपनी लिखित बहस की ड्राफ्ट है सर। और शार्ट में ये जो येलो करके मैंने हाईलाइट किया है, तो क्योंकि सभी न्याय दृष्टांत में यही बताया गया है कि हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना दिए बगैर यदि नामांकन कर दिया गया तो वो विधि विरुद्ध होगा, शून्य होने योग्य, उसको निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः रिमांड किया जाएगा और उन पक्षकारों को सुना जाकर गुण दोषों के आधार पर फैसला किया जाएगा। ये एक सार है, इसलिए मैंने इसको येलो करके बता दिया और इसी में इसको शॉर्ट में एक साथ लिख दिया। उसी के साथ सर हमने कानून की धारा का भी बताया है। बंटवारा होना विशेष वो फैक्ट लिखें और विधि विरुद्ध आलोच्य आदेश है। और बंटवारे का मैंने जैसा कि आपको अपील के बीच में ही बताया था कि जब बंटवारे का दावा, नामांकन तो एक पक्षी करवा लिया गया बिना सूचना दिए, उसके बाद बंटवारे के लिए आवेदन लगाया गया, बंटवारे की सूचना अपीलार्थी को मिली, अपीलार्थी ने हक का प्रश्न उठाया, वहां रोक दिया गया। ये फैक्ट भी सारे हमारे द्वारा इसमें लिखे गए हैं। और बंटवारा प्रकरण का हवाला भी दिया गया है। पूरी जानकारी, अपीलार्थी के परिवार के लोग रंजिश रखते हैं, झूठे केस में फंसाना चाहते हैं, और दो प्रकरण और जो उस समय जेल में था उसकी सर्टिफाइड कॉपी हमने पेश की और उसका उल्लेख भी इस लिखित बहस में पूरी डिटेल के साथ किया है। ये बड़े ही चतुर और चालाक लोग हैं। इसमें हमने ये भी हवाला दिया है कि ऐसा भी है श्रीमान की, ये भी एक तर्क में बताने का विषय है कि हमारे द्वारा जो सिविल न्यायालय में दावा पेश किया गया है, यदि हमें अवसर नहीं दिया गया तो विपक्षी गण के पास में एक बड़ा महत्वपूर्ण हथियार होगा सिविल न्यायालय में बताने के लिए कि ये जो दावा पेश किया गया है झूठा दावा पेश किया गया है, क्योंकि नामांकन की कार्रवाई के समक्ष इनको सूचना भी दी गई है एक पक्षी होकर, वहां ये हक का प्रश्न लेकर नहीं आया और नए और झूठे आधारों पर गढ़कर ये झूठा दावा लेकर आ गए, वो ये भी कह सकते हैं। ये भी एसडी महोदय को बताने के लिए एक तर्क और आधार है कि यदि हमें सुना जाएगा तो ये हम सर्टिफाइड कॉपी दीवानी न्यायालय में भी पेश करेंगे कि हमने जैसे कि बंटवारे में आपत्ति की उसी प्रकार से नामांकन में आपत्ति की। तो ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए सभी लोगों को जो हितबद्ध व्यक्ति हैं उनका सुना जाना आवश्यक है। इसमें हम आगे बढ़ते हैं सर। 8वां नंबर है ये जो अन्य, चूंकि इस मामले में सर दो तो नामांकन की अपील और एक बंटवारे की अपील पेश की गई थी, तो उन तीनों को एक लिखित बहस में लिख दिया गया, उनके पूरे केस नंबर भी, और उसमें नोट करके आप मौखिक रूप से भी आप एसडीएम साहब को बता दें। और उसमें हमने लिखा है तीनों मामले एक ही वादग्रस्त जमीन से संबंधित है, इस कारण इनका एक साथ निराकरण किया जाना न्यायोचित है तथा तीनों आदेश एक तरीके से विधि विरुद्ध तरीके से पारित किए गए जिन्हें निरस्त किया जाना न्यायोचित है। इसमें हमने सर बंटवारे के संबंध में ये हुआ था कि नामांकन के 2 आदेश हुए तो उस समय तो पक्षकार जेल में था, लेकिन जब 178 का जो एक उसी हितबद्ध लोग जो 22 लोग है उसी में से किसी के द्वारा आवेदन पेश किया गया था तो उसकी सूचना भी नहीं पहुंची और उसमें भी लिख दिया गया कि एक पक्षी कार्रवाई की गई जैसे कि पहले में लिखा गया था। तो अब इसमें सर भूमि के कब्जे की स्थिति के बारे में इसमें पैरा बनाया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार इसमें लिखा गया और अंत में निवेदन जो लिखा गया है इस लिखित बहस में कि उपरोक्त तर्कों के आधार पर यह स्पष्ट है कि नामांकन प्रक्रिया में गंभीर त्रुटियां हुई हैं। सभी हितधारकों को नोटिस न देकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि विवादित नामांकन आदेश रद्द किया जाए, सभी हितधारकों को विधिवत सूचना देकर नई प्रक्रिया अपनाई जाए, याचिकाकर्ता को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाए। और ये आप प्रार्थना आपके हिसाब से, आपकी परिस्थिति के हिसाब से आप कुछ परिवर्तित भी कर सकते हैं पूरी लिखित बहस में, अपील में और ड्राफ्टिंग में, क्योंकि इसमें जो पूरे ग्राउंड बताए गए हैं ये मैंने एक घटना के आधार पर बताएं। आपकी केस की परिस्थिति और तथ्य अलग हो सकते हैं तो आप उसके हिसाब से इसमें संशोधन कर सकते हैं और उसको पेश कर सकते हैं। और अधिकता और ड्राफ्ट 2 है सर लिखित बहस की, ये भी इसी इसके अंदर बताई गई है। तो इस प्रकार से सर जो आज का जो वीडियो है कि यदि हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना दिए बगैर नामांकन
कर दिया गया है तो आप क्या करेंगे। तो आपके लिए सर मैंने कुल 50 सालों के न्याय दृष्टांत, मतलब 50 सालों में कुल 18 ही मिले सर। मैंने पूरी विषय सूची हर एक साल की बड़ी ध्यान दे के पढ़ी है और मेरे को 18 प्राप्त हुए हैं कुल 50 सालों में। हो सकता है कोई और प्रयास करे तो उसको कुछ और ज्यादा भी हो सकते हैं, ये यही मिले, लेकिन मेरा जहाँ तक सर्वोत्तम प्रयास था तो मुझे सर 18 से ज्यादा नहीं मिल पाए। तो ये 18 मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। यदि आपका मामला भी इसी प्रकार से रिलेटेड है तो आप इन साइटेशनों का, न्याय दृष्टांतों का उपयोग आप भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आपको इसी मुद्दे को लेकर अपील पेश करना है तो अपील की भी ड्राफ्टिंग मैंने आपको बता दी है, मेरी ई बुक के अंदर है। इस ई बुक की लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉपी पेस्ट कर दूंगा। मात्र 199 रुपीज कीमत इसकी मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आप में से किसी को आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको वहां जाकर खरीद सकते हैं। मेरे कई व्यूवर्स ने मुझसे कहा है कि सर आप जो भी वीडियो बनाए तो उसका पीडीएफ आप हमें जरूर उपलब्ध कराएं। तो ये पीडीएफ ही है सर, इसको डिजिटल ई बुक भी आप कह सकते हैं। और इसमें मैंने तमाम कानूनों का संग्रह करके एक जगह ला के रख दिया है ताकि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सके। एक मार्गदर्शन, एक कोशिश है, ये कोई दावा नहीं है सर। आपके सबके केस और परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। यदि आपके सामने कोई मामला आता है तो आप इनको देख और समझ सकते हैं और आपके केस और परिस्थिति के हिसाब से आपके यहाँ जो भी कानूनी विशेषज्ञ, आपको उनसे परामर्श जरूर करना होगा, उनके बताए अनुसार आपको कार्रवाई करना होगी। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्यूशन एक अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने वाली एक किरण है। ये ई बुक और मेरे वीडियो इसी मकसद से बनाए जाते हैं कि घर बैठे ही आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सके और आपके मन में जो उठने वाले सवाल हैं उनको मैं कानून के जरिए आपको दूर करने का प्रयास कर सकूं। मैंने आज के वीडियो में लिखित बहस, अपील, इसके साथ शपथ पत्र, धारा 5 लिमिटेशन का आवेदन, सारी सभी महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी है और इस ई बुक से भी परिचित मैंने आपको करा दिया। एक बात की जानकारी और दे दूं कि इससे पिछला जो मैंने वीडियो डाला है कि क्या 100 रुपए के स्टाम्प पर एग्रीमेंट वैलिड है, इसकी भी मैंने ई बुक बनाकर उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दी और मात्र 199 रुपीज कीमत उसकी मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप वहां से जाके उसको परचेस कर सकते हैं। उस वीडियो में मैं इस ई बुक की जानकारी नहीं दे पाया था, इसलिए इस वीडियो में उस पिछले वीडियो की ई बुक की जानकारी भी दे रहा हूँ। और उस समय मैं अपलोड भी नहीं कर पाया था, बाद में मैंने तैयार करके उसको उस वीडियो के नीचे अपलोड की है। और तमाम जो मेरे वीडियो हैं उनकी ई बुक का एक स्टोर है और वीडियो के नीचे ही ई प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक स्टोर लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। यदि आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहां से मेरे स्टोर पर पहुंच जाएंगे, जहां तकरीबन 70 के लगभग प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक में अपलोड कर चुका हूं और ये सिलसिला निरंतर जारी है। मेरे जो भी व्यूवर्स उनकी प्रॉब्लम को कमेंट्स करते हैं तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जितने भी कानून है उस कानूनों को निकाल कर एक जगह इकट्ठा किया जाए और किस प्रकार से आपके लिए लाभकारी होंगे उस पर ई बुक बनाकर आपके लिए उपस्थित की जाए, प्रस्तुत की जाए। मेरी 70 के 70 ई बुकें ऐसी प्रॉब्लम सॉल्यूशन पे आधारित हैं कि किसी व्यक्ति की प्रॉब्लम हुई, उसको सॉल्यूशन के लिए मैंने एक ई बुक बनाकर उसकी समस्या को हल करने की कोशिश की। इसी प्रकार से वो 50 से ऊपर 70 के लगभग जो मेरी ई बुक्स हैं, आप जब क्लिक करेंगे तो सीधे वहां पहुंच जाएंगे। आप वहां देख सकते हैं आपके लिए जो भी आवश्यक हो आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो आप वहां से उसको परचेस कर सकते हैं। और मेरे कई व्यूवर्स ने अभी कमेंट्स किया है, उनकी कई सवालात हैं। जहां तक मुझसे बन सकता है सर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं, लेकिन चूंकि मेरे साथ वकालत की प्रैक्टिस और मेरे खुद के दावे मुकदमे भी तैयार करना होते हैं तो उसमें भी काफ़ी समय लगता है, इसलिए मुश्किल में आपके लिए समय निकाल पाता हूँ। लेकिन फिर भी निकालने की मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपकी प्रॉब्लम को कैसे भी सॉल्व करने के लिए वीडियो मेरे द्वारा बनाया जाए। जो भी कमेंट्स मेरे उसमें वीडियो के नीचे आती हैं और उनमें से जहाँ तक मुझसे बन सकता है टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। वसीयत से रिलेटेड भी मैंने काफ़ी वीडियो बनाए जो मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं। नोटिस से रिलेटेड भी काफ़ी वीडियो बनाए जो मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं। बीएनएस की धारा 2 पे कुल 39 वीडियो बनाए सर, चूंकि 39 परिभाषा दी गई, हर परिभाषा पे एक वीडियो मैंने बनाया, उसमें 39 दिन मुझे लग गए थे। और उसके अलावा भी मैंने विभिन्न कानूनों पर, फैमिली कोर्ट पे तकरीबन 15 वीडियो में मेरे चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। और नोटिस से रिलेटेड भी काफ़ी वीडियो अपलोड किए हैं और विभिन्न टॉपिकों पर मैं लगातार वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो इस प्रकार से उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।